सर आप म्यूट हो गए हैं सर। ओके 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 मित्रों, वह एक पत्रकार और लेखक भी थे और इस घटना पर दूसरे दिन अखबार में वह लेख लिख सकते थे और इस तरह सरकार और जनता के संज्ञान में इस अन्याय को उजागर कर सकते थे। वह एक छोटे मोटे नेता भी थे और इस भूमिका में वह नुक्कड़ सभाएं ताकि जनता को इस प्रकार के दमन और अन्याय के प्रति एकजुट किया जा सके। उनके संपर्क में भारत के वैसे कुछ नेताओं से संपर्क भी रहा होगा जो ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत में उन दिनों सक्रिय थे और इस भूमिका में वह भारत के नेताओं को उकसा सकते थे कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किस प्रकार का अन्याय ब्रिटिश राज के द्वारा किया जा रहा है। परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके मन पर इस घटना की इतनी मौलिक और मूलगामी प्रतिक्रिया हुई कि उन्हें एक पूरी की पूरी सभ्यता के हिंस स्वरूप का साक्षात्कार हो गया और उस हिंस सभ्यता के विकल्प में अहिंसक सभ्यता बोध में वह प्रतिष्ठित, मानो इस बोध में ही उनका व्यक्तित्वांतरण हो गया। और इसके प्रमाण के रूप में मैं यह बात कहना चाहूंगा कि एक बार जॉन मोट नाम का एक अमेरिकी डॉक्टर जो मिशनरी था लेकिन गांधी से मिलने के लिए वह सेवाग्राम आया था, उसने गांधी से एक प्रश्न पूछा कि आपके जीवन में घटित सबसे रचनात्मक अनुभव क्या है जिसने आपको बदल दिया। गांधी ने उत्तर में मेरित वर्ज की घटना की ही तफसील करते हुए कहा था कि मैं सक्रिय अहिंसा में उसी दिन प्रतिष्ठित हो गया था। मैं मेरित वर्ज की घटना को गांधी के व्यक्तित्वांतरित होने की घटना के रूप में जो यहाँ उसकी विवेचना कर रहा हूं, इसका प्रमाण स्वयं गांधी ने कहा कि मैं उसी दिन सक्रिय अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया था। मित्रों, ऋग्वेद की एक ऋचा है जिसमें व्यक्तित्वांतरण के संकेत मिलते हैं। तद अपश्यत तद अभवत तदा सीत, तद अपश्यत तद अभवत तदा सीत। उसने देखा वही हो गया क्योंकि वह वही था। ऋग्वेद की इस ऋचा में मित्रों व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया का एक गहरा संकेत इसमें छिपा हुआ है। परंतु गांधी की यह सक्रिय अहिंसा क्या है जिसमें वह प्रतिष्ठित हो गए? वास्तव में मित्रों, सक्रिय अहिंसा चेतना की वह अवस्था है जिसमें परद्रोह का, एनिमिटी टू अदर का सर्वथा अभाव। जब हमारी चेतना में परद्रोह का लवलेश भी नहीं रहता, तब अहिंसा अपने समस्त आनुषंगिक गुणों अर्थात प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, क्षमा, अभय और शील इत्यादि के साथ अपने आप सक्रिय हो उठती है। चेतना में परद्रोही भाव ही हिंसा का मूल है और उसका सर्वथा अभाव ही सक्रिय अहिंसा में प्रतिष्ठित होना है। और भारतीय परंपरा में मित्रों इस परद्रोही प्रवृत्ति को मनुष्य का इतना बड़ा दुर्गुण कहा गया है कि जो पृथ्वी पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ सहन करते हुए भी अपने को बोझिल नहीं समझती, उससे एक परद्रोही व्यक्ति का बोझ नहीं सहा जाता। धरती का बोझ उसे ही कहा जाता है भारतीय परंपरा में जो परद्रोही व्यक्ति होता है। आलसी व्यक्ति को धरती का बोझ नहीं कहा जाता, निकम्मा व्यक्ति को धरती का बोझ नहीं कहा जाता। वास्तव में धरती का बोझ उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके चेतना में पर के प्रति द्रोह होता है। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया और पृथ्वी के मुंह से कहलवाया है रामचरितमानस में कि गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, ज्यों मोही गरु एक परद्रोही। तो मित्रों, चेतना में परद्रोह का जो अभाव है ना, वही सक्रिय अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाना है। और व्यक्तित्वांतरण की इस प्रकार की घटना मित्रों अचानक नहीं घटित होती है, और जब यह घटित होता है तो वह व्यक्ति उस बोध अथवा सत्य से कभी जीवन में उससे नीचे नहीं गिरता, न च्युत होता है, जिसका उस व्यक्तित्वांतरण की घटना के निमित्त वह साक्षात्कार किया होता है। और यह बात सही है कि हम सब के साथ ऐसा घटित नहीं होता। उन्हीं बिरले व्यक्तियों के साथ
इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और उनके जीवन में पहले से इस प्रकार के कुछ लक्षण हो सकता है कि देखे जा सकते हैं। और यहाँ यह ध्यान रखना मित्रों जरूरी है कि सभी व्यक्तित्वांतरित व्यक्तियों का सत्य एक ही नहीं होता। अलग अलग सत्य में, बोध में अलग अलग व्यक्तियों का व्यक्तित्वांतरण हुआ करता है। और गांधी का व्यक्तित्वांतरण आधुनिक सभ्यता के सांगोपांग हिंस स्वरूप और उसके विकल्प में उन्मिलित अहिंसक सभ्यता बोध में हुआ माना जा सकता है। ऐसा उनके संपूर्ण जीवन में इसी बोध को रूपायित और चरितार्थ होते हुए देखा जा सकता है। मानो यही उनके जीवन का नियोग बन गया। यहाँ नियोग का मतलब एक ऐसी बोध भूमि से है जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण क्रियाकलापों को अपलक रूप से उत्प्रेरित करती है। यहाँ मित्रों यह भी समझने की बात है कि व्यक्तित्वांतरण के पश्चात उस व्यक्ति का विकास होता है अथवा उसके भावी जीवन को अभिव्यक्तिकरण या प्रकटीकरण की प्रक्रिया में समझा जाना चाहिए। यहाँ यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गांधी को महात्मा इन मेकिंग के तरीके से नहीं समझा जा सकता है। जब गांधी प्रिटोरिया की घटना के माध्यम से आधुनिक सभ्यता के हिंस स्वरूप और उसके विकल्प में अहिंसक सभ्यता बोध अर्थात सक्रिय अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए, तो उनके बाद का जो भी जीवन है वह उसे एक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में समझा जाना चाहिए, एक मेकिंग के प्रोसेस में नहीं समझा जाना चाहिए, एक विकसित होते हुए गांधी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। और वास्तव में मित्रों होता तो यह प्रकटीकरण ही है, लेकिन जब हम और आप अपनी नजरिए से उसे समझते हैं तो उसे विकास कहते हैं। यदि दुनिया के इस नजरिए को मान भी लिया जाए कि वो विकास होता है, तो मित्रों इतना तो हम सबको मानना पड़ेगा ना कि विकास भी उसी बोध भूमि का होता है जिस बोध में उस व्यक्ति का व्यक्तित्वांतरण घटित हुआ रहता है। और व्यक्तित्वांतरण के पश्चात उस व्यक्ति में कुछ ऐसी विशिष्टताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो उसे आम और साधारण लोगों से बिल्कुल अलग कर देती हैं। और इन्हीं विशिष्टताओं के कारण वह व्यक्ति जिस सत्य में व्यक्तित्वांतरित हुआ रहता है उसका अपने जीवन में वह सहज रूप से आत्मक्रियान्वयन करता है। इसके लिए इस आत्मक्रियान्वयन के लिए उसे कोई विचार नहीं करना पड़ता, उसे कोई समस्याओं की विवेचना नहीं करनी पड़ती। वह सहज रूप से जो कुछ भी करता है उसमें वही चीज क्रियान्वित होता है, वही चीज आत्मक्रियान्वित होता है जिस सत्य में उसका व्यक्तित्वांतरण घटित हुआ रहता है। गांधी में भी इस प्रकार के आप कुछ विशेषताओं को देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि गांधी की जो सबसे पहली विशेषता है जो उन्हें अद्वितीय बनाती है वह यह कि एक आदर्श मानव जीवन के कल्पना के अनुसार अपने आंतर और बाह्य जीवन के नियोजन में उनमें एक निर्मम प्रकार की दृढ़ता देखी जा सकती है। उनकी दूसरी विशेषता है कि आदर्श कल्पना के अनुसार आचरण में वैयक्तिक और सामूहिक संदर्भों को अलग अलग नहीं रखना। एक तीसरी विशेषता है कि जटिल और भोगपरक जीवन से गांधी में एक सहज वितृष्णा दिखाई पड़ती है। उनकी चौथी विशेषता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सत्य और आदर्श पर अखंड भरोसा उस व्यक्ति में रहता है और इतना भरोसा होता है कि वह ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करने में हिचकता नहीं, न सहमता है जहां उसे जान की बाजी लगाने की भी आम आदमी की दृष्टि में नौबत आ जाती हो। और गांधी के जीवन में आप देख सकते हैं इन सभी चीजों को। और उसके जीवन की एक पांचवी विशेषता गांधी के जीवन की है, उसे हम कहते हैं वाक संयमी होना, वाक जिगु होना। ये वाक जिगु शब्द बुद्ध के लिए अशोक के शिलालेखों में प्रयोग किया गया है। वाक जिगु व्यक्ति की बयानबाजी सपाट और सटीक होती है क्योंकि उसको परिस्थिति अथवा सत्य का निर्भ्रांत बोध रहता है। वह अपनी बात को फिर से व्याख्यायित नहीं करता। उसके वाक्यों के प्रयोग में आपको ऐसा नहीं मिलेगा
कि एक वाक्य उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया और फिर उसे वह कह रहा है कि इसे आप दूसरे शब्दों में समझिए। गांधी का साहित्य 100 भागों में आज उपलब्ध है। आप उस 100 वॉल्यूम्स को पढ़िए तो शायद ही आपको कहीं मिले कि गांधी अपनी बात को व्याख्यायित करने के लिए कभी इस तरह से कहते हुए पाए जाएं कि आप मेरी बात को इस तरह से या दूसरे रूप में या दूसरे शब्दों में समझिए। गांधी की अभिव्यक्ति सहज, सपाट और सर्वथा सटीक होती थी। और मित्रों, जैसे महाबुद्ध ने महाअभिनिष्क्रमण के पश्चात सत्य मार्ग की खोज में बहुत समय तक भटकते रहे, चक्रमण करते रहे, वैसे ही मेरित वर्ज की घटना से व्यक्तित्वांतरित हुए गांधी भी आधुनिक सभ्यता के हिंस स्वरूप को की जमीनी वास्तविकता की जांच पड़ताल के लिए भी लगभग 1993 से लेकर 1909 तक मानो भटकते ही रहे। आधुनिक सभ्यता के हिंस स्वरूप में व्यक्तित्वांतरित तो वह मेरित वर्ज में ही हो गए थे, लेकिन उसके पश्चात वह आधुनिक सभ्यता के हिंस स्वरूप की जमीनी हकीकत को भी देखना चाहते थे। और उन दिनों आधुनिक सभ्यता की राजधानी ब्रिटेन थी और ब्रिटेन की राजधानी लंदन थी। तो वह 4 महीने दक्षिण अफ्रीका से लंदन गए और वहां उन्होंने आधुनिक सभ्यता के हिंस स्वरूप की आत्मा का साक्षात्कार जिसे उन्होंने मेरित वर्ज में किया था, अब उसके शरीर को वो देखना चाहते थे कि वास्तव में आधुनिक सभ्यता का शरीर भी इतना ही हिंसक है क्या। और लंदन के 4 महीने के प्रवास के दौरान में वह किस किस से मिले, उन्होंने क्या क्या देखा समझा, इसके विस्तार में न जाकर मित्रों केवल एक छोटी सी घटना का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। और वह घटना है कि उन दिनों भारत में बहुत सारे भारतीय नवयुवक रहते थे और वहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन को गति देते थे। गांधी जी जब लंदन में गए तो उन्हीं दिनों जब विजयादशमी पर्व पड़ा तो उन दिनों भारत के रह रहे वहाँ नवयुवक विजयादशमी के दिन उन लोगों ने आयोजन किया और उसमें प्रीति भोज का आयोजन किया गया और उसमें 4-5 लोगों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और गांधी जी भी नए नए गए थे, उनमें से कुछ लोगों के संपर्क में आ गए थे। तो गांधी जी को उस दिन उस संगोष्ठी उस आयोजन में होने वाली संगोष्ठी की अध्यक्षता के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया। गांधी जी ने आमंत्रण को स्वीकार किया और 2 शर्तें रखी उन्होंने कि इस आयोजन में किसी विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी और इस आयोजन में प्रीति भोज में भोजन निरामिष होगा। और ये सब देखते हुए विजयादशमी के दिन वहाँ रामायण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उस संगोष्ठी के वक्ता थे फिरोज शाह मेहता, ताजी हबीब, बी चट्टोपाध्याय और वीडी सावरकर और गांधी समेत 5 लोग थे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सावरकर ने अपने जोशीले भाषण में रामायण की कथा का आश्रय लेकर रामायण के माध्यम से हिंसा दर्शन का समर्थन किया, फिलॉसफी ऑफ वायोलेंस। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शक्ति पूजा के उपरांत ही राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी, अतः भारत की मुक्ति भी शक्ति उपासना से ही संभव है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा की साधना श्रेयस्कर नहीं है। जब गांधी जी मित्रों बोलने के लिए उस संगोष्ठी में अध्यक्षीय संबोधन देने के लिए उठ खड़े हुए तो वह आलोचना प्रत्यालोचना से ऊपर उठकर रामायण का सार सत्य और अहिंसा की साधना में देखा और राम को सत्यशील एवं आनृशंस की प्रतिमूर्ति बताया। आनृशंस शब्द अहिंसा के लिए भारतीय परंपरा में प्रयुक्त पदावली है। वहां उन्होंने रामायण की उस पंक्तियों को कोट किया कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील अरु ध्वजा पताका। और यह कहते हुए उन्होंने रामायण को अहिंसा दर्शन का महाकाव्य बताया।
जबकि ठीक इसके विपरीत अपने जोशीले भाषण में सावरकर ने उसे हिंसा दर्शन का समर्थक महाकाव्य बताया। और वास्तव में मित्रों, गांधी इस आयोजन में सम्मिलित होकर हिंसा की दो धड़ों की वो पहली बार पहचान कर पाए। एक जो हिंसा की ताकत से गुलाम बनाता है, आधुनिक सभ्यता हिंसा की ताकत से गुलाम बनाता है, और दूसरा धड़ वह जो उस गुलामी से मुक्ति के लिए भी हिंसा का ही सहारा लेता है। इन दिनों ये दोनों प्रवृत्तियां उन दिनों पूरे दुनिया में फैली हुई थी, और अंततः इन दोनों ही प्रवृत्तियों से हिंसा ही प्रतिष्ठित होती थी। आजादी के नाम पर हिंसा का समर्थन करने वाले उस समय न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैले थे। अतः उन्हें अहिंसा के हथियार से हिंसा से लड़ने के लिए तैयार करना गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो हिंसा के द्वारा दुनिया को गुलाम बनाना चाहती है, और उसके विरोध में एक ऐसी ताकत है जो हिंसा के द्वारा ही गुलामी से मुक्ति पाने का प्रयास करती है, और अंततः इससे हिंसा ही प्रतिष्ठित होती है। और इस बात का साक्षात्कार करने के बाद जब 4 महीने बाद मित्रों वह आधुनिक सभ्यता की राजधानी ब्रिटेन और ब्रिटेन की राजधानी लंदन से गांधी का जब यह चतुर्मास मानो पूरा हुआ, तो वह आश्वस्त थे इस बात पर कि यह आधुनिक सभ्यता अपने स्वरूप में ही एक हिंसक सभ्यता है। लेकिन वह बहुत निराश थे, क्योंकि आधुनिक सभ्यता का फैलाव, उसकी परिव्याप्ति और उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। और आश्वस्त लेकिन अंदर से निराश इस मनोदशा में वह 13 नवंबर 1909 को किल्डोनल कैसल जहाज से वो दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे। यहां गांधी को समझने के लिए मैं एक संयोग बस उत्पन्न हुए एक सादृश्य की ओर आपका ध्यान अवश्य आकृष्ट करना चाहूंगा। 13 नवंबर की तिथि अमावस की तिथि थी। भरत जी, आप इस सादृश्य पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि 13 नवंबर की जो तिथि थी वो अमावस की तिथि थी। गांधी चिंता मग्न मनोदशा में समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे, और राम को जब रावण से युद्ध करना था तो उसकी पूर्व संध्या भी अमावस की थी, जिसका संकेत राम की शक्ति पूजा में निराला ने किया है कि है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अब प्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, है अमा निशा, वह भी अमावस की ही रात थी। और राम भी निराश होकर समुद्र के किनारे बैठकर चिंता मग्न थे कि कल उन्हें आसुरी सभ्यता के महानायक रावण से लड़ना है। और उसी अमावस की रात में वो जहाज पर समुद्र के ऊपर से गांधी गुजर रहे थे। राम को आसुरी सभ्यता से लड़ना था और गांधी को शैतानी हिंसक आधुनिक सभ्यता से लड़ने की उनके सामने चुनौती थी। और विचार मग्न गांधी उच्छ्वास भरते हुए जहाज के डेक से भीतर दौड़ पड़े, मानो चेतना में घनीभूत विचार वाग विग्रहित होने के लिए, शब्द रूप में व्यक्त होने के लिए व्याकुल हो उठे होंगे। और अंदर पड़े मेज कुर्सी को जैसे तैसे उन्होंने सहेजा और आसपास पड़े स्टेशनरी पर अपने विचारों को कलमबद्ध करना शुरू कर दिया। विचारों की तीव्रता मित्रों इतनी अधिक थी गांधी में कि उन्हें कलमबद्ध करते हुए जब उनके दाएं हाथ थक गए तो बाएं हाथ से ही सही, लेकिन उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। लिखने का प्रवाह जारी रहा और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आरंभ हुआ यह लेखन शुक्ल पक्ष की नवमी को संपन्न हुआ। और स्टेशनरी के कुल 275 पृष्ठों की एक पांडुलिपि तैयार हुई, जिसमें 40 पृष्ठ बाएं हाथों से लिखा गया था। मानो उस दौरान विचारों का वेग ऐसा था कि वह आधुनिक सभ्यता की आलोचना का मानो उदान भर रहे थे।
और इसी कृति को मित्रों दुनिया हिंद स्वराज के नाम से जानती है। जैसा कि इसके शीर्षक से विदित है मित्रों कि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का घोषणा पत्र था, और यदि बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में इसे मानव मात्र की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महात्मा गांधी आजीवन मित्रों इस विश्वास से विचलित नहीं हुए और इस घोषणा पत्र में जिन चीजों का निर्देश किया गया था उस पर चलकर प्राप्त की गई भारत की स्वतंत्रता को ही वह सच्ची स्वतंत्रता कहते थे, और यह भी मानते थे कि यदि भारत को इस रास्ते पर चल के स्वतंत्रता मिलती है तो वह मानव मात्र को आधुनिक सभ्यता के मोह पाश से मुक्ति दिलाने का वह सोपान बन सकेगी, और इस अर्थ में वह मानव मुक्ति का भी घोषणा पत्र था। अपने सक्रिय और वैचारिक जीवन में उन्होंने जो कुछ भी सोचा विचारा वह सब इस घोषणा पत्र का ही मानो एक तरह से भाष्य है, और उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन की सक्रियता इसी घोषणा पत्र का आत्म क्रियान्वयन है। इसके बावजूद भी मुझे यह कहने की इच्छा होती है कि गांधी का संपूर्ण वांग्मय, उनका संपूर्ण जीवन हिंद स्वराज का संपूर्ण भाष्य नहीं कहा जा सकता। एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में हिंद स्वराज मानो एक अधूरी परियोजना है, और मानव जाति अपने मुक्ति के लिए सदैव उससे प्रेरणा मित्रों प्राप्त करती रही, आज भी प्राप्त करती है। आज भी दुनिया जिस ओर बढ़ रही है, आधुनिक सभ्यता सुरसा की तरह जिस तरीके से अपना विस्तार कर रही है, आज भी दुनिया के बड़े बड़े विचारक गांधी के मार्ग से ही इस आधुनिक सभ्यता से के मोह पाश से निजात पाने का मार्ग खोजते हैं और गांधी को इंडोर्स करते हैं। आखिर महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में महात्मा गांधी का यह हिंद स्वराज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गांधी स्वयं उसके विषय में कहते हैं कि यह मनुष्य को बिगाड़ने वाली आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका है। यह गांधी की शब्दावली है कि यह मनुष्य और मनुष्यता को बिगाड़ने वाली आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका है यह हिंद स्वराज। और इस सख्त टीका की मित्रों मौलिकता इस बात में निहित है कि आधुनिक सभ्यता की हिंद स्वराजी आलोचना आधुनिक सभ्यता की आत्मा को पकड़कर की गई समालोचना है, उसकी आत्मा को पकड़कर की गई समालोचना है। महात्मा गांधी से पहले और बाद में भी बहुतेरे पश्चिमी विचारकों ने आधुनिक सभ्यता की आलोचनाएं की हैं, और गांधी उनमें से कुछ आलोचनाओं को थोरो, रस्किन, कारपेंटर, टॉलस्टॉय, रस्किन इत्यादि की को संदर्भित भी हिंद स्वराज में करते हैं। लेकिन वह सभी आलोचनाएं आधुनिक सभ्यता के देह की आलोचनाएं, उसके शरीर की आलोचनाएं, देह संदर्भी आलोचनाएं देही को खारिज किए बगैर देह में आक्षिप्त विकारों के प्रक्षालन का प्रस्ताव मात्र होती, वह देही को खारिज नहीं करती है। और इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि रोमांटिक ट्रेडिशन के विचारकों ने जो आधुनिक सभ्यता की आलोचना गांधी से पहले की थी उसको ह्यूमैनिटेरियन क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, और उसमें यह प्रस्ताव है कि आधुनिक सभ्यता का आधुनिक सभ्यता जो अमानवीय प्रवृत्तियों को आत्मसात कर रहा है, उसका चेहरा अमानवीय होते जा रहा है। तो उन आलोचनाओं का प्रस्ताव इतना ही है कि आधुनिक सभ्यता को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखना चाहिए। लेकिन गांधी या कहिए हिंद स्वराज में जो आधुनिक सभ्यता की आलोचना की गई है वह आधुनिक सभ्यता की आत्मा को पकड़कर की गई है, और इस अर्थ में वह आत्मसंदर्भी आलोचना है। और आत्मसंदर्भी आलोचना देही को सिरे से खारिज करती है। और यही कारण है मित्रों कि आधुनिक सभ्यता का देह, उसका शरीर जैसे जैसे विस्तारित हो रहा है वैसे वैसे आधुनिकता की हिंद स्वराजी आलोचना के अंतरार्थ दुनिया के सामने खुलते जा रहे हैं, और गांधी का महत्व पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि स्वयं आधुनिकता अपने साभ्यतिक विन्यास में अपने अंदर से उठ रहे जो हेर्मेटिकल क्वेश्चंस हैं उसके प्रति वह आत्मचेतन नहीं है।
आधुनिक सभ्यता अपने अंदर से उठ रही समस्याओं के प्रति आत्मचेतन है, अपने अंतर्निहित विकारों की आत्मचेतना उसमें है, परंतु आधुनिक सभ्यता की मित्रों पद्धति ही ऐसी है कि वह अस्तित्वात्मक समस्याओं का सदैव अनुभव मूलक समाधान खोजती है। प्रश्न होते हैं एग्जिस्टेंशियल और सॉल्यूशन होता है इंपीरिकल। यह आधुनिक सभ्यता की पद्धति में ही यह बात निहित है, और वह भी ऐसा समाधान जो अपने आप में किसी समस्या का एक प्रतिविधान हुआ करता है। लेकिन महात्मा गांधी का हिंद स्वराज आधुनिक सभ्यता के दोषों का समाधान नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक सभ्यता बोध के द्वारा उसका वह निदान प्रस्तुत करता है। समाधान और निदान शब्द में अंतर यह होता है कि समाधान अपने साथ एक दूसरी समस्याओं को अपने अंदर निहित किए हुए रहती है, लेकिन जब हम किसी समस्या का निदान करते हैं तो उस समस्या के पुनः उत्पन्न होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। तो गांधी का हिंद स्वराज आधुनिक सभ्यता से निदान है, और उसमें एक वैकल्पिक सभ्यता बोध, अहिंसक सभ्यता बोध उसमें निहित है। और अपने वैकल्पिक सभ्यता बोध की रूपरेखा गांधी ने ग्राम स्वराज के रूप में प्रस्तुत की है। और यह ग्राम स्वराज कोई बैलगाड़ी के युग में लौटना नहीं है, जैसा कि आधुनिक समय में अधिकांश लोग समझते हैं, और गांधी के ग्राम स्वराज को एक प्रतिगामी विचार समझते हैं। गांधी ने स्वयं इसका स्पष्टीकरण नेहरू को लिखे गए पत्र में किया था कि ग्राम स्वराज कोई बैलगाड़ी के युग में लौटना नहीं है, और नहीं यह कोई गंवारों की गंवाई जीवन शैली है जिसे पिछड़ेपन का पर्याय माना जाता है। वास्तव में यह आत्मपूरित ग्राम स्वराज है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज के साथ सेल्फ कंटेंट, जिसे मैं हिंदी में आत्मपूरित कहता हूं, उन्होंने विशेषण लगाया है। तो ग्राम स्वराज के साथ जब वह आत्मपूरित, सेल्फ कंटेंट, इस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तब हम ग्राम स्वराज के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। और जब इस विशेषण से अलग करके हम केवल ग्राम स्वराज को समझते हैं, तो ग्राम स्वराज का मतलब होता है बैलगाड़ी के युग में लौटना। लेकिन जब हम उसे आत्मपूरित ग्राम स्वराज कहते हैं, उसमें विशेषण लगाकर देखते हैं, तो वास्तव में इस विशेषण लगाने के पीछे गांधी का जो गहरा दृष्टिकोण था वह यह था कि ग्राम स्वराज में आत्मपूरित विशेषण लगाकर एक ओर उन्होंने देह की वासना की संपूर्ति में निरत आधुनिक ऐन्द्रिक सभ्यता की जीवन दृष्टि का उन्होंने एक तरह से विलोम प्रदर्शित किया था, और दूसरी ओर उसके अनुलोम अर्थ में सनातन भारत के जीवन दर्शन को एक वैकल्पिक सभ्यता बोध के रूप में प्रस्तावित किया था। एक तरफ आत्मपूरित ग्राम स्वराज की जो अवधारणात्मक योजना गांधी का है, उसमें आधुनिक हिंस सभ्यता का विरोध है, और उसके विकल्प में सनातन भारत के, या कहिए अहिंसक सत्यान्वेषी भारत के उन निर्विकार मूल्यों के पर आधारित एक वैकल्पिक अहिंसक सभ्यता बोध भी है। और यह कहना मित्रों उचित होगा कि महात्मा गांधी के हिंद स्वराज का मन और मस्तिष्क आधुनिक सभ्यता के हिंस स्वरूप की मूलगामी आलोचना है, जबकि हिंद स्वराज का हृदय अहिंसक सत्यान्वेषी भारत का आत्म प्रकाशित धर्मबोध है। और इसलिए गांधी के हिंद स्वराज के बीच में इस वैकल्पिक सभ्यता बोध को धारण किए हुए जो व्यक्ति खड़ा है, वह विशुद्ध अर्थों में अहिंसा, सत्य, करुणा, प्रेम, क्षमा, दया, शील इत्यादि मानवीय गुणों से युक्त उस सनातन भारत का अहिंसक सभ्यता बोध को धारण किए वह व्यक्ति खड़ा है। और इसलिए हिंद स्वराज का मन और मस्तिष्क एक और जहां हिंद स्वराज आधुनिक सभ्यता की मूलगामी आलोचना है, वहीं हिंद स्वराज का हृदय सत्यान्वेषी भारत का अहिंसक
मतलब अहिंसक सत्यान्वेषी भारत का आत्म प्रकाशित धर्म बोध है। और वास्तव में मन, मस्तिष्क और हृदय, इन दोनों का जो योग है गांधी में, उसी उसी योग को धारण करने वाला जो महात्मा है वह मित्रों सनातन गांधी है। मन और मस्तिष्क, हिंद स्वराज का मन और मस्तिष्क और हिंद स्वराज का हृदय, इन दोनों का संधारक, इन दोनों को धारण करने वाला जो महात्मा है वास्तव में मित्रों वही महात्मा गांधी है। और इस सनातन गांधी को बहुत आलोचक यह कहते हैं कि गांधी जी ने इन सारे विचारों को तो पश्चिमी विचारकों से उधार लेकर हिंद स्वराज में प्रस्तुत किया है, क्योंकि उन्होंने हिंद स्वराज के परिशिष्ट में लगभग 20 पुस्तकों की सूची प्रस्तुत करते हैं। थोरो, कारपेंटर, रस्किन, टॉलस्टॉय और पता नहीं किन किन पुस्तकों को वो संदर्भित करते हैं। और इससे हमारे मन में यह भ्रम हो जाता है कि गांधी का जो अहिंसक सभ्यता बोध है वह पश्चिमी विचारकों से उधार लिया गया है। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ बहुत संक्षेप में कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिसके माध्यम से मैं यह सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि जब वह आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं और अंग्रेजों से बात करते हैं कि आपकी सभ्यता दृष्टि आलोचना के योग्य है, तो वह उनको निरुत्तर करने के लिए कहते हैं कि यह आलोचना के स्वर तो आपके ही परंपरा से फूटे हैं। लेकिन जब वह भारतीयों के सामने आते हैं गांधी, तब वह कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता की ऐसी आलोचना और इसके विकल्प में जो अहिंसक सभ्यता बोध है वह तो हम भारतीय परंपरा की ऋषि दृष्टि है, यह भारतीय परंपरा में पहले से मौजूद रही है। और इसीलिए आप देखेंगे मित्रों कि गांधी के विचार सूत्रों के बहुतेरे बीज आपको रामायण, महाभारत, उपनिषदों में और वेदों में मिलेंगे। मैं उनमें से कुछ उदाहरणों को आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से महात्मा गांधी के आधारभूत विचार कि अक्षरशः हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होते हैं। आप सब जानते होंगे और पूरी दुनिया यह जानती है कि सत्य ही ईश्वर है, यह गांधी के द्वारा कहा गया एक बहुत मौलिक और उनके चिंतन का एक आधारभूत वाक्य है। और इस वाक्य को उन्होंने कहीं से उधार नहीं लिया है, हम सब लोग यही जानते हैं। मैं भी बहुत दिनों तक यही समझता था। लेकिन सत्य ही ईश्वर है महात्मा गांधी के चिंतन का जो बहुत मौलिक आधार वाक्य है। परंतु आप देखेंगे कि राम का भी आदर्श यही रहा है, राम का भी आदर्श यही रहा है। और वाल्मीकि रामायण में राम का यह वक्तव्य मिलता है कि सत्यमेवे स्वरो लोके सत्ये धर्म सदा स्थितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यं नास्ति परम पदम। इस श्लोक का जो पहला भाग है सत्यमेवे स्वरो लोके, इसको आप हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। इसे अंग्रेजी में आप कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ट्रूथ इज गॉड। आप देखिए कि अक्षरशः गांधी की यह बात कि सत्य ही ईश्वर है, यह राम का वक्तव्य वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है, सत्यमेवेश्वरो लोके। फिर गांधी के चिंतन का एक दूसरा महत्वपूर्ण आधार और आधारभूत सिद्धांत हमें इस रूप में प्राप्त होता है कि गांधी साध्य और साधन की पवित्रता पर बहुत बल देते थे कि उचित साध्य को अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें उचित साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि सत्य स्वतंत्रता से ऊपर है और इसीलिए स्वतंत्रता को उचित साधनों से प्राप्त करके स्वतंत्रता को सत्य की प्रतिष्ठा का साधन बनाना चाहिए। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि यह वाक्य भी राम की प्रतिज्ञा है। वाल्मीकि रामायण में राम की प्रतिज्ञा है कि सत्य प्रतिस्रवः सत्यम सत्येन समयीकृतम। राम कहते हैं
कि सत्य साध्य की प्रतिष्ठा सत्य साधनों से करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। सत्यम सत्येन समयीकृतम। और एक तीसरी बात गांधी के विषय में कहा जाता है कि सक्रिय राजनीति में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करने वाले वह पहले व्यक्ति हैं और पूरी दुनिया में गांधी की घनघोर राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने सत्य और अहिंसा के डोर को वह पकड़े रहे, उससे कभी विचलित नहीं हुए। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि राजनीति में सत्य और अहिंसा के प्रथम प्रयोक्ता वाल्मीकि के राम रहे हैं। वाल्मीकि और जाबाली के बीच का जो वाल्मीकि रामायण में संवाद है, उसमें जाबाली को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि सत्यमेवा नृशंसन च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम सत्ये लोक प्रतिष्ठिता। सत्यमेवा नृशंसन च, सत्य और अनृशंस ही सनातन राजवृत्त है, इटर्नल पॉलिटी। सत्य और अनृशंस अर्थात सत्य और अहिंसा ही सनातन राजवृत्त है। इसलिए राज्य को भी सत्यात्मक होना चाहिए। तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम। तो सत्य और अहिंसा का राजनीति में प्रयोग करने वाले प्रथम प्रयोक्ता राम रहे और गांधी जी ने भी उसी सत्य और अनशंस को राजनीति में उसी का उन्होंने जीवन भर प्रयोग किया। और इस तरीके से मित्रों, गांधी के आधारभूत सूत्रों को आप यदि भारतीय वांग्मय में, वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, रामचरितमानस में, गीता में आप यदि देखना चाहेंगे तो आपको सारे गांधी के विचारों के आधारभूत सूत्र आपको इनमें मिलेंगे। और यहां दिखाई पड़ता है यह बात कि जब मैं गांधी को सनातन गांधी क्यों कहता हूं, क्योंकि गांधी हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता की भूरी भूरी आलोचना करते हैं, लेकिन उस आलोचना के उपरांत उनकी चेतना में जो सत्य और अहिंसा पर आधारित जो वैकल्पिक सभ्यता बोध है, वह सत्य और अहिंसा पर आधारित सभ्यता बोध भारत का सनातन सभ्यता बोध रहा है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में, जिसके इम्बॉडीड फॉर्म के रूप में गांधी हमारे सामने 19वीं शताब्दी में इस धरती पर अवतरित होते हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हम लोगों के लिए, हम भारतीयों के लिए गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और गीता की महिमा का गान पूरे दुनिया भर के महान विचारकों ने किया है। हमारे यहाँ गीता पर भगवत्पाद आचार्य शंकर से लेकर विनोबा भावे तक कितने भाष्य लिखे गए, कितनी कमेंट्रीज लिखी गई। लेकिन गांधी वह सबसे पहले व्यक्ति हैं जो गीता को माता कहते हैं। बाद में विनोबा भावे ने भी कहा, लेकिन गांधी वह पहले व्यक्ति हैं कि वह गीता को माता कहते हैं। ये गीता को माता गांधी क्यों कहते हैं, इस बात को आप समझिए तो आपको गांधी का सनातन होना समझ में आएगा। महायान बौद्ध परंपरा में कहा जाता है कि बुद्ध की माता प्रज्ञा है, बुद्ध की माता प्रज्ञा है। इसका मतलब है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म महामाया के गर्भ से हुआ था, लेकिन बुद्ध का जन्म प्रज्ञा के गर्भ से हुआ था। इसलिए प्रज्ञा को माता कहा जाता है महायान बौद्ध परंपरा में, कि प्रज्ञा माता के गर्भ से बुद्धत्व पैदा होता है। मित्रों, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी पुतली बाई के गर्भ से पैदा हुए हैं, लेकिन जिस गांधी को महात्मा कहा जाता है, उस महात्मा गांधी का जन्म गीता माता के गर्भ से हुआ है। और इस अर्थ में मित्रों, मैं गांधी को सनातन गांधी कहता हूं। मित्रों, विचार करने के लिए तो
गांधी पर विचार करते रहिए तो उसका कहीं अंत नहीं है। गांधी को जितना गहरे में समझने का आप प्रयास कीजिए, गांधी उससे और गहरे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आज हम अब अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और मानव संसाधन विकास केंद्र डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के डायरेक्टर बेडरे जी को, असिस्टेंट डायरेक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी को और आपके कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज सिंह जी को और डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे सुबुद्ध लोगों से गांधी के व्यक्तित्व के कुछ गहरे आयामों पर चर्चा करने का इन लोगों ने जो मुझे अवसर दिया और आपसे संवादी होने का जो मुझे यह सुअवसर प्राप्त हुआ, इसलिए उनके प्रति भी मैं साधुवाद प्रकट करता हूं और आप लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों से यह चर्चा करने का जो मुझे सुअवसर मिला। जब सुबुद्ध व्यक्ति से चर्चा करने का अवसर मिलता है तो बात को कहने में थोड़ी दूसरे प्रकार की संजीदगी पैदा हो जाती है, थोड़ी बात जीवंत तरीके से कहते हैं। नहीं तो गांधी के विषय में इस प्रकार की बातों को सुनने का श्रोता वर्ग ही इस देश से गायब कर दिया गया है। लेकिन आज आप लोगों से गांधी के विषय में कुछ ऐसे मर्मस्पर्शी बिंदुओं को अपनी समझ की सीमा में खोलते हुए मुझे बहुत आनंद आया। आपसे संवादी होने का अवसर मिला, इसलिए आप लोगों के प्रति भी बहुत धन्यवाद। यदि संक्षेप में आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई और विचार ऐसा हो जिससे हमें और आगे गांधी के व्यक्तित्व को गहरे में समझने की प्रेरणा मिले, तो आपके प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूं। सर हेलो जी बताएं सर। मैं यादव सर। हाँ बिल्कुल चंद्रभान जी, आप सर सुनाइए। फर्स्ट yes sir, a lot of thanks sir for your more impressive and innovative presentation। बहुत आप थैंक यू आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपने बताया था कि गांधी में 5 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला दृढ़ता, और इसमें सर थोड़ा सा एक तो छूट गया है, तो वो सर पुनः क्लियर करें। 5 की जो विशेषताएं बताई आपने गांधी जी में, दृढ़ता, कथनी करनी में अंतर नहीं है, ये दो 5 प्लीज। और एक भोग परक जीवन से सहज वितृष्णा, और एक चौथा था कि अपने आदर्शों और अपने मूल्यों के प्रति अखंड विश्वास। यदि जान का खतरा भी मोल लेने की परिस्थिति हो, तब भी उन्हें अपने मूल्यों पर से उनका भरोसा कभी टूटता नहीं था। और 5वां मैंने संकेत किया था उनका वाक जिगु होना। और ये वाक जिगु शब्द बुद्ध के लिए अशोक के शिलालेखों में कहा गया। मतलब आप गांधी को लिंग्विस्टिक एनालिसिस के माध्यम से भी अगर समझना चाहें तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है गांधी को समझने के लिए, कि गांधी में हमें एक वाक जिगुता दिखाई पड़ती है। और वाक जिगुता तभी किसी व्यक्ति में आती है वह अपने प्रति और अपने सामने के परिस्थिति के सत्य के प्रति बिल्कुल निर्भ्रांत होता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ सर, हेलो सर। जी बताएं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा विवेचन था कि महात्मा गांधी जी और बैलगाड़ी का आपने उल्लेख किया था। महात्मा गांधी और बैलगाड़ी का एक एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, किस गांधी का? महात्मा गांधी का। अच्छा, जो तो उसके बारे में जो है तो कुछ गैर समझ निर्माण हो रहे थे, उसके बारे में क्या? जैसे वो कौन सा उदाहरण था, कौन सा था?
आ, जो जो मुख्य लोग है जो बैलगाड़ी से बैठकर जो जिस लोगों से संवाद करते थे। नहीं नहीं, बैलगाड़ी से गांधी संवाद करते थे, मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने तो बैलगाड़ी शब्द का प्रयोग किया था कि ग्राम स्वराज का मतलब ग्राम बैलगाड़ी के युग में लौटना नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब उनका ग्राम स्वराज कोई पिछड़े जीवन की रूपरेखा नहीं है, और उस इसीलिए ग्राम स्वराज के साथ उन्होंने सेल्फ कंटेंट एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, आत्मपूरित ग्राम स्वराज। यस यस, सही बात है सर। ओके सर, वही कुछ कंफ्यूज होता है। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ बताएं भरत जी, भारत जी। मैं 1992 में मेरा एमए जब हो गया था तो मैंने इंडो ब्रिटिश रिव्यू का एक आर्टिकल पढ़ा था जी। वो बहुत ही अच्छा था। तो आप बता रहे थे वो मुझे याद आ गया, पूरा याद नहीं है लेकिन पहला उसका सेंटेंस याद था, ऐसा था, ऑन 1 अगस्त 1920 परशुराम डाइड एंड पावर ट्रांसफर टू परशुराम टू राम। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि परशुराम से तो राम को पावर ट्रांसफर नहीं हुआ था। राम को वास्तव में पावर जो ट्रांसफर हुआ था वो विश्वामित्र से हुआ था। विश्वामित्र जब ब्रह्मर्षि बने अपने तपस्या के बल पर, और उन्होंने गायत्री, ब्राह्मी गायत्री का साक्षात्कार किया, और गायत्री सत्य का उपस्थापक मंत्र है, और विश्वामित्र गायत्री के ही ऋषि, गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं। अर्थात गायत्री चेतना में जब वो दुनिया को देखने लगे तो वैसी दुनिया को बनाने के लिए उनको एक राजकुमार की, एक राजा की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने राम का हाथ पकड़ा और विश्वामित्र ने राम को दीक्षित किया, और राम को एक महानायक बना के वाल्मीकि ने सत्य पर आधारित सभ्यता, संस्कृति और समाज की एक रूपरेखा दिखाने का प्रयास किया। उस राम का पावर ट्रांसफर टू गांधी कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जीवन भर इसीलिए राम राम कहते रहते थे। ऐसा मतलब कहा जा सकता है। बहुत अच्छा संकेत किया आपने। उन्होंने सर जी वो आर्टिकल में लिखा था ना, वो परशुराम एक एक्सट्रीमिस्ट क्रोधित टू एक्सट्रीमिस्ट ऐसा पकड़ा था वो। दैट इज अ सिंबल, ये सिंबल है कौन? तिलक जी। और ये जो है वो मॉडरेट है जी। तो राम उसी को कहा संयमी नेता, ऐसा कहा था उसने। और इसीलिए आप देखिए ना कि तिलक महाराज के कर्मयोग का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस पुस्तक ने निभाई है। लेकिन अंततः गांधी जिस तरीके से गीता को देखते हैं, तो एक और अगर तिलक महाराज गीता की कर्मयोग परक व्याख्या करते हैं, तो गांधी की का जो अनासक्त योग है गीता पर व्याख्या, वह एक तरह से गीता की ज्ञान मार्गी व्याख्या है। तो मैं बेडर साहब से आग्रह करूंगा कि यदि संभव हो तो इस सेशन को यहाँ समाप्त किया जाए और बेडर साहब इसकी घोषणा करें। सर अभी वोट ऑफ थैंक्स होगा सर जी। तो मैं हाँ सर जी पुलक सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। जी बताएं श्रीमंत। सर, this question is different from your lecture, but it's a general question, please. Gandhian thoughts are interpreting differently as far as 22nd century is concerned. Young people, school students, and aged scholars are interpreting Gandhian thought differently. What is the reason behind that? अब 21वीं और 22वीं शताब्दी में जब आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में पूरे दुनिया भर की जनसंख्या के मन को आधुनिक सभ्यता ने अपने मोह पास में इस तरीके से ग्रसित कर लिया है, तो उसके विरोध में जो खड़ा गांधी है वह कैसे लोगों के लिए रुचिकर हो सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी भी दुनिया में
आधुनिक सभ्यता के विरोध में सर्वांशतः खड़ा कोई व्यक्ति है या किसी व्यक्ति का विचार है तो वह गांधी का विचार ही है। तो ऐसी स्थिति में जब आताल से पाताल तक आधुनिक सभ्यता मनुष्य के मन और मस्तिष्क को इतना अपने मोह पास में जकड़ लिया हो, गांधी भी कहते थे कि आधुनिक सभ्यता के मोह पास में, नाग पास में हम इतने बंध गए हैं कि हम उसका विरोध करके कोई एक वैकल्पिक सभ्यता भी दुनिया में हो सकती है, हम उसके पार देखने का अब हम में सामर्थ्य ही नहीं रह गया है। तो वो गांधी, ऐसे मनोमस्तिष्क के लिए गांधी कैसे रुचिकर हो सकता है। और इसीलिए देखिए कि गांधी की भर्त्सना करने वाले, गांधी की आलोचना करने वाले, गांधी को, अरे साधारण व्यक्ति का, जब उनके उत्तराधिकारी स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांधी वाज ए पैराडॉक्सिकल पर्सनालिटी, तब हम और आप कहां ठहरते हैं। ये मित्रों आधुनिक सभ्यता के द्वारा उत्पन्न किया गया कैच 22 सिचुएशन है। आज पूरी मानवता आधुनिक सभ्यता के द्वारा प्रिजनर्स डायलेमा में पूरी दुनिया को ले आया है कि आप उसके विकल्प में, उससे बाहर जाके सोचने के लिए हमारा मन और मस्तिष्क तैयार ही नहीं। थैंक यू सर। Shriman ji, if you are pointing to something else, why Gandhi is so much criticized by the young generation today? अगर आपका इशारा उस तरफ था, आवाज कम करें। जी बोलिए। Dr. Tonde, am I audible? Yes sir, you are audible sir. If you were pointing towards the present scenario in country and somebody else regarding the criticism of Gandhi, I may add two things there. One thing is that nowadays the social media is playing very different and sometimes very drastic role, and we have no control on that. In fact, and another thing is that I don't think that we have any another example like Gandhi who is open to criticism. Nowadays we can't criticize anybody, but anybody can come and can criticize Gandhi. So that is the thing. And as Sharma ji said that, as Nehru mentioned that there was a paradox in Gandhi, and same was referred to by the Nobel Committee member also. And for that reason also, 4 times Gandhi was shortlisted for Nobel Prize for Peace, and he was denied for that. So that's okay. If somebody is being criticized today, it means to another fact that it's relevant today also. जिन लोगों के बारे में हम कुछ बात नहीं करते, इसका मतलब they are outdated now. Gandhi is being discussed, Gandhi is being debated, Gandhi is being criticized. It means that Gandhi is relevant material to all times, not only to 21st century, but in time to come also, the debates will go on. And that is perhaps you wanted to listen from us. That's why I have said in my lecture that Hind Swaraj is an unfinished project, and it will inspire humanity in future to be free mankind from the prisoner's dilemma of modern civilization. It will be a perennial resource of inspiration. That's why I have said that Hind Swaraj is an unfinished project. Thank you very much, Professor Sharma ji, and all the participants who actively involved in the debate also. Before we conclude this session, may I ask one of the participants to propose out of time, our revered Professor A.D. Sharma ji, Dean of Humanities and Social Sciences. Please. May I know who is going to propose out of time? Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am. Please. Hello,
Sampriya ji, unmute yourself and go ahead. हाँ हाँ सर सर पुलक पुलक रंजन दास वो बोल रहे हैं सर। Yes. हाँ Hello. वो बोल रहे हैं। Yes. हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ पुलक सुना जाते। गुड आफ्टरनून एवरी टू ऑल। मैं पुलक रंजन दास, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ शिवानी मंडल महाविद्यालय वेस्ट बंगाल। मैं प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी को वोट ऑफ थैंक्स देने जा रही हूँ। इस 6 डेज इस प्रोग्राम के लिए आज 5th डेज और 6 टुडे इज 5th डेज एंड सेकेंड सेशन शेष हुआ है। प्रोफेसर पंकज जी को और HRDC डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी तरफ को मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि तो अंबिका दत्त शर्मा जी को मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए बोला है। तो प्रोफेसर जी ने गांधी जी और उनके हिंद स्वराज के लिए बहुत सारी बोला है। हम लोगों ने बहुत सारे सीखा है उनके बातों में। हिंद स्वराज और प्रभु श्री राम जी के लिए उन्होंने जो बोला है, जो पहले जो आदमी प्रभु राम जी ने राजनीति और अहिंसा के एक साथ दिया है, उसके बाद 20 शतक में अगर कोई है तो वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी राजनीति में अहिंसा बात दिया है और उस अहिंसा बातों में जो दम है वो किसी और बातों में नहीं है। ये हमने अंबिका दत्त शर्मा जी को से सीखा है और उन्होंने अभी तक जो बोला बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, इसलिए बहुत थैंक यू मैंने शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। बेदरे सर अनम्यूट करिए। बेदरे सर अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका माइक।